और आज के लेक्चर में हम सेपरेट लीगल एंटिटी या कॉर्पोरेट पर्सनालिटी से रिलेटेड कुछ केस स्टडीज पढ़ते हैं, जिसमें सबसे पहली केस स्टडीज है सैलोमन वर्सेस सैलोमन एंड कंपनी लिमिटेड की केस स्टडीज। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस रेफरेंस या केस स्टडी आप बोल सकते हो, जो ये प्रूव करने के लिए ज़रूरी होती है कि कंपनी की खुद की एक सेपरेट एंटिटी है। ठीक है, इस केस को पढ़ने से आपको बहुत हद तक क्लैरिटी मिल जाएगी। केस की कहानी कुछ ऐसी है कि सैलोमन नाम का एक पर्सन था इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि भाई 1897 का केस है, तब तो जिंदा नहीं है ना। सैलोमन नाम का पर्सन था जो क्या करते थे, शू बिजनेस करते थे। ये जो शू बिजनेस था सैलोमन का, ये बहुत प्रॉस्परस था और अच्छा चलता था, और ये इस बिजनेस को सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म में चलाते थे। सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म में इस बिजनेस को चलाते थे। लेटर ऑन सैलोमन ने के दिमाग में एक बात आई कि मुझे अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहिए, तो उन्होंने क्या किया, सैलोमन मतलब खुद वो, और अपने साथ जोड़ा अपनी वाइफ को, अपनी डॉटर को और अपने 4 बेटों को। ठीक है, इतने लोगों के साथ उन्होंने क्या किया, एक लिमिटेड कंपनी फॉर्म करी जिसका नाम रखा सैलोमन एंड कंपनी लिमिटेड। पहले तो आपको इतना केस का कहानी समझ आनी चाहिए। पहले सैलोमन अकेले एक शू बिजनेस चलाते थे, बहुत अच्छा चलता था। लेटर ऑन उन्होंने क्या किया, अपनी वाइफ, डॉटर और 4 बेटों के साथ मिलकर एक कंपनी फॉर्म करी, मतलब रजिस्टर्ड कराई, जिसका नाम था सैलोमन एंड कंपनी लिमिटेड। ठीक है, इस कंपनी का जो पेड अप कैपिटल था, पेड अप कैपिटल मतलब जितना पैसा इन्वेस्ट किया गया है कंपनी में, ठीक है, वो जो था वो 7 पॉइंट था। वो 7 पॉइंट था। ठीक है, ये हमको पता होना चाहिए पहली बार। ठीक, अब क्या हुआ, बिजनेस रन कैसे करेगा, तो सैलोमन ने अपना जो बिजनेस है, मतलब पूरा जो बिजनेस सेटअप है, वो कंपनी के नाम ट्रांसफर कर दिया। पहले जो जमीनें थी या शॉप्स थी, सब सैलोमन के पर्सनल नेम थे पे थी। अब सैलोमन ने क्या किया, इसे कंपनी के नेम पर कर दिया। ठीक है, तो कंपनी ने क्या किया, इसके बदले में सैलोमन को 38,782 पॉइंट्स पे करे। ठीक है, कैसे पे करे 38,782 पॉइंट, तो इसका स्प्लिट मैं आपको बता दे रहा हूं ताकि आपको पता रहे। इसमें से क्या किया गया, सैलोमन को 10,000 पॉइंट्स, ठीक है, ये देखो यहाँ पे लिखा है ना 10,000 पॉइंट। ठीक, 10,000 पॉइंट के इनको डिबेंचर दे दिए गए। डिबेंचर का मतलब होता है एक तरह का सिक्योर्ड लोन, और जिसके पास भी डिबेंचर होता है ये माना जाता है वो कंपनी का क्रेडिटर है, और जब कोई भी डेप्थ क्लेम करने की बारी आएगी तो इनको प्रायोरिटी मिलेगी। ठीक है, तो अगर सैलोमन के पास मैं बोलता हूँ 10,000 रुपए के डिबेंचर हैं या 10,000 पौंड के डिबेंचर हैं, तो सैलोमन का क्लेम बनेगा 10,000 पौंड तक कंपनी से तब क्लेम करना जब कंपनी अपनी डेप्थ पे ना कर पाए। तो सर कंपनी तो सैलोमन की है ना, नहीं भाई, कंपनी जब रजिस्टर्ड हुई सैलोमन एंड कंपनी लिमिटेड, तो सैलोमन एक नेचुरल पर्सन रहेगा और कंपनी एक सेपरेट एंटिटी हो गई। अब सैलोमन कोई भी पोजीशन में हो सकते थे, तो उन्होंने एक नॉर्मल पर्सन के तौर पे अपना बिजनेस कंपनी को बेचा, तो उनको 10,000 पौंड के डिबेंचर दे दिए गए। मतलब कंपनी अज्यूम कर रही है कि उन्होंने सैलोमन से 10,000 पौंड का लोन लिया है। ठीक है, 20,000 पौंड के सैलोमन को शेयर्स दे दिए गए। तो शेयर्स मिलने से क्या हुआ कि ये माना गया सैलोमन जो है यहाँ पे शेयर होल्डर भी है। तो अब सैलोमन की देखो क्या क्या पोजीशन हो गई, सैलोमन क्रेडिटर भी। पोजीशन जानने के लिए लास्ट लेक्चर जरूर देखें। क्रेडिटर भी है, किस नेचर के क्रेडिटर है, सिक्योर्ड, और शेयर्स भी हैं इनके पास, तो ये क्या है, शेयर होल्डर मतलब ओनर है। अब जो बचा सेटलमेंट था कितने का, देखो 10,000 हो गया, 20,000, 30,000 हो गया, अब बचा 8782 पॉइंट्स, ये दे दिया गया भाई कैश में, तो ये सेटलमेंट हो गया। कुछ टाइम बाद क्या हुआ, कंपनी लॉसेस में जाने लग गई। तो जो कंपनी के डिबेंचर होल्डर्स थे, ठीक है, हिंट के तौर पे बता दूं डिबेंचर होल्डर कौन है यार, डिबेंचर होल्डर कंपनी का सैलोमन खुद है ना। इन्होंने कंपनी का क्या किया, वाइंड अप करवाया। वाइंड अप करवाने का मतलब होता है लीगली कंपनी को बंद करवाने का प्रोसीजर चालू करवाना। तो जब बंद करवाया तो इसमें जितनी एसेट्स बेची गई उनकी कीमत थी 6050 पॉइंट, और जो कंपनी की लाइबिलिटीज थी वो थी 10,000 पौंड की। ठीक है, 10,000 पौंड की लाइबिलिटीज थी। ठीक है, ये जो लाइबिलिटी थी ये सिक्योर्ड थी, और 8,000 पौंड की लाइबिलिटी अनसिक्योर्ड थी। अब क्या हुआ,
एसेट है 6050 पाउंड की, 10,000 के सिक्योर्ड क्रेडिटर है, 8,000 के अनसिक्योर्ड क्रेडिटर है। तो ये अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स का ये कहना था बेसिकली कि हमको पहले क्लेम दे दो, प्रायोरिटी क्लेम दे दो, हमारा पैसा पहले सेटल कर दो, क्योंकि हमको तो ये समझ आ रहा है कि ये सिक्योर्ड क्रेडिटर सैलोमन ही है, और क्योंकि कंपनी इसके नाम से, तो इसके हाथ में पैसा क्यों जाए। तो कोर्ट ने बेसिकली ये कहा कि कंपनी एक डिफरेंट पर्सन है उन लोगों से जिन्होंने कंपनी को फॉर्म किया है या उसको सब्सक्राइब किया उसके मेमोरेंडम को। जब इनकॉर्पोरेशन हो जाता है तो बेसिकली ये मान लिया जाता है कि वहां पर पर्सन किसी भी पोजीशन पे हो सकता है, मैनेजर हो सकता है या क्रेडिटर हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, एजेंट या ट्रस्टी, है ना। तो क्योंकि अपनी पोजीशन के तौर पे सैलोमन या सिक्योर्ड क्रेडिटर था, तो प्रायोरिटी पहले एसेट्स पे उसे मिलनी चाहिए, फिर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को आनी चाहिए। तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर का केस यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया गया। यह है सैलोमन वर्सेस सैलोमन एंड कंपनी लिमिटेड का केस, ठीक है। नेक्स्ट केस इसके बाद जो आया वो आया ली वर्सेस ली एयर फार्मिंग का केस, ठीक है। यहां पर क्या था केस में बता दूं, ली एक क्वालिफाइड पायलट थे, क्वालिफाइड पायलट थे। ली ने क्या किया, यहाँ पे हम लिखते हैं, ली ने कुछ लोगों के साथ मिलकर, मैं फ्यू पर्सन लिख रहा हूं क्योंकि नाम मेंशन नहीं है, एक कंपनी बनाई जिसका नाम रखा ली एयर फार्मिंग। ली एयर फार्मिंग, इनका मेन वर्क जो था वो था प्लेन उड़ाना, ठीक है, रेंट पे देना हेलीकॉप्टर से प्लेन को, ये इनका मेन काम था। अब जैसा कि मैंने बोला ली यहाँ क्वालिफाइड पायलट थे, ठीक है। ली जो है उन्होंने खुद को क्या किया, कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया, ठीक, और खुद को चीफ पायलट भी बना दिया जो सैलरी पे काम करेगा। जैसे कि मैंने बताया कंपनी में तो आप कोई भी पोजीशन पे रह सकते हो, तो भले कंपनी इन्होंने बनाई क्यों ना हो, ठीक है, पर साथ में इन्होंने खुद को एज अ डायरेक्टर रखा है या चीफ पायलट रखा है, तो प्रॉफिट के साथ साथ सैलरी भी मिलेगी, है ना। अब क्या था, ये एक एयर क्रैश में मर गए, ठीक है। इनकी जो विडो है उन्होंने कंपनसेशन क्लेम किया कि मेरे हस्बैंड की डेथ हुई है एम्प्लॉयमेंट के दौरान, तो मुझे क्या मिलना चाहिए, कंपनसेशन मिलना चाहिए। कंपनी ने इस क्लेम को ये बोलकर रिफ्यूज किया कि जी वर्कर थोड़ी ना थे, ठीक है, वो तो वो पर्सन थे जिन्होंने कंपनी बनाई है, तो हम तो उनको ओनर मानेंगे, एम्प्लॉय कैसे माने, ठीक। तो इसमें कंक्लूजन ये आया कि कंपनी की कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी है, जिसके कारण ली अपने आप को अलग अलग पोजीशन पे रख पाए, जहां वो खुद ही मास्टर थे, मास्टर मतलब शेयर होल्डर थे, और खुद को ही उन्होंने क्या बना के रखा था, चीफ पायलट बना के रखा था, मतलब एम्प्लॉय बना के रखा था। तो जो प्रॉफिट होता था वो एज अ शेयर होल्डर तो देते ही थे, लेकिन क्योंकि वो एम्प्लॉय थे तो सैलरी भी देते थे। तो क्या होता है, जैसे एम्प्लॉय की डेथ हो जाए तो कंपनसेशन तो दिया ही जाता है, तो इसलिए उनकी वाइफ को बराबर कंपनसेशन दिया गया। आई होप आपको ये केस समझ आ गया होगा, ली वर्सेस ली एयर फार्मिंग का। नेक्स्ट केस है न्यू हॉरिजन लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस, ठीक है। ये आपको कमेंट ऑन दी फॉलोइंग में पूछता है, तो इसको थोड़ा सा क्या करना, अच्छे से करना। इसमें बोला यह गया है कि जो शेयर होल्डर का एक्सपीरियंस है, क्या उसे कंपनी का एक्सपीरियंस माना जा सकता है। कहानी कुछ ऐसी थी कि एक कंपनी ने गवर्नमेंट टेंडर में अप्लाई किया न्यू हॉरिजन लिमिटेड के नाम से। किस बात का टेंडर था, बेसिकली टेलीफोन डायरेक्टरी बनाना था। पर इनके टेंडर को जो टेंडर इवैल्यूएशन कमिटी है उन्होंने इस ग्राउंड पे मना कर दिया कि कंपनी के रिकॉर्ड में कहीं भी नहीं लिखा है कि उनका टेक्निकल एक्सपीरियंस है, सिर्फ वहां जो लोग थे शेयर होल्डर थे उन्हीं का एक्सपीरियंस था अच्छा खासा। कहने का मतलब यह है कि पर्सनल कोचिंग में तो मेरा एक्सपीरियंस 10 साल का मैं कहता हूं, ठीक है, लेकिन अभी मैंने जो कंपनी बनाई है कोचिंग के लिए, कंपनी बनाई है वो बनाई 2020 में। तो यहाँ पे इवैल्यूएशन कमेटी का कहना है कि आपका पर्सनल एक्सपीरियंस का हम क्या करें, आपकी कंपनी 2020 में बनी है तो हम तो इसका एक्सपीरियंस यहाँ से काउंट करेंगे ना। तो न्यू हॉरिजन लिमिटेड ने जब अप्लाई किया टेलीफोन डायरेक्टरी के टेंडर के लिए, तो यही बोल के एक्सेप्ट नहीं किया गया कि कहीं भी रिकॉर्ड में नहीं दिख रहा है कि आपकी कंपनी का प्रॉपर एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो क्या किया गया इसमें, जो सुप्रीम कोर्ट है उसने एक ऑब्जर्वेशन दी कि ये जो न्यू हॉरिजन लिमिटेड है ये एक जॉइंट वेंचर है, ठीक है, जैसे टेंडर में दिखा था। इसमें अलग अलग एंटिटीज जुड़ी है, जैसे थॉमसन प्रेस इंडिया लिमिटेड, लिविंग मीडिया इंडिया लिमिटेड, वर्ल्ड मीडिया लिमिटेड, और साथ साथ इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन प्राइवेट लिमिटेड।
क्योंकि ये चारों भी कंपनी और अच्छी खासी एक्सपीरियंस कंपनी है, तो इनके जॉइंट वेंचर के एक्सपीरियंस को इस न्यू हॉरिजन लिमिटेड का एक्सपीरियंस काउंट किया जाएगा और इस तरह से इनके टेंडर को रिजेक्ट नहीं करा जा सकता। तो इससे ये समझ आना चाहिए आपको कि शेयर होल्डर का जो एक्सपीरियंस है, अगर शेयर होल्डर खासकर खुद एक कंपनी है तो उसके एक्सपीरियंस को, ठीक है, एक नई कंपनी के एक्सपीरियंस में जोड़ा जा सकता है। ये 3 केस आपको अच्छे से आने चाहिए, अब जाके आपका सेपरेट लीगल एंटिटी का कंसेप्ट खत्म हो गया। नेक्स्ट कंसेप्ट आता है, क्या कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है? तो पर्सन होता कौन है? पर्सन वो होता है जिसका खुद का कैरेक्टर होता है, मतलब जो जिसको लोग जानते हैं। जैसे हम सब क्या है, बायोलॉजिकली प्रोड्यूस हुए हैं, हमारा कैरेक्टर नेचुरल कैरेक्टर है, ठीक है। कंपनी जो है वो लीगली क्रिएट हुई है, ठीक है। तो क्योंकि लीगली क्रिएट हुई है तो हम बोलते हैं इसका कैरेक्टर आर्टिफिशियल है। तो नॉर्मली कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो लीगली क्रिएट हुई है, बाय लॉ क्रिएट हुई है। ये ह्यूमन बीइंग तो नहीं है, पर ह्यूमन बीइंग के थ्रू काम कर सकती है। इसे लीगल पर्सन माना जाता है जो अपने ही नाम से कॉन्ट्रैक्ट मेंटर कर सकती है, ठीक है, प्रॉपर्टी अपने नाम पे होल्ड कर सकती है, कंपनी किसी पर केस कर भी सकती है और कंपनी पर केस हो भी सकता है, ठीक। इसे आर्टिफिशियल पर्सन इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि ये इनविजिबल है, कंपनी ने को किसी ने देखा नहीं है, इनटेंजिबल है, छू और देख नहीं सकते आप, ठीक। ओनली लॉ बुक्स में कंपनी का नाम मेंशन होता है, आपको सर्टिफिकेट दे दिया जाता है, ये सबूत है कि कंपनी है, ठीक है। कंपनी के अपने राइट्स होते हैं और अपनी ड्यूटीज होती हैं। आपको ये बात याद रखनी, कंपनी एज एन आर्टिफिशियल पर्सन में। इसमें केस हुआ था यूनियन बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस कदीर इंटरनेशनल कंस्ट्रक्शन एंड अदर्स का केस, ठीक है। क्वेश्चन ये पूछा गया कि क्या एक कंपनी जो है वो पुअर या इनसॉल्वेंट या इंडेजेंट डिक्लेयर हो सकती है? तो बेसिकली कोर्ट ने यहाँ पर ऑब्जर्व किया, जब आप पर्सन यूज कर रहे हो तो इसका एक वाइडर मीनिंग दो। वाइडर मीनिंग देने का मतलब बेसिकली ये है कि जैसे एक नेचुरल पर्सन अपनी इंसॉल्वेंसी डिक्लेयर कर सकता है, खुद का प्रॉफिट या लॉस दिखा सकता है, खुद को अमीर या गरीब बता सकता है, वैसी कंपनी भी खुद को इंडिजेंट, यहाँ पे एक और इसके जो वर्ड लिख देते हैं इनसॉल्वेंट लिख देते हैं, इससे आपको ज्यादा अच्छे से याद रहेगा, इनसॉल्वेंसी के लिए अप्लाई कर सकती है, ठीक है। देन नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक आता है, क्या कंपनी सिटीजन है कि नहीं है? तो नॉर्मली ये माना जाता है कि कंपनी लीगल पर्सन तो है, पर इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955 के हिसाब से आप उसे इंडिया का सिटीजन नहीं मान सकते। नॉर्मली क्या होता है, अगर इंडियन सिटीजन कोई है तो बाय पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन उसे कुछ फंडामेंटल राइट्स दिए गए, और बाय आर्टिकल 51A कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज हैं जो फॉलो करनी होती है। अब राइट्स को एंजॉय करना और ड्यूटीज को फॉलो करने का काम जो है सिर्फ वही पर्सन कर सकता है जो नेचुरल है। लाइक फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, भाई मैं एक इंसान हूँ, भारत का नागरिक हूँ, मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। कंपनी एक लीगल पर्सन है, वो इसका इस्तेमाल कैसे करेगी? ठीक है। तो आपको याद रखना है, इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955 के हिसाब से कंपनी को हम सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं मानते हैं, ठीक। इसमें आपको केस ध्यान रखना है, स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये गवर्नमेंट एंटिटी है, ठीक है, वर्सेस सीटीओ का केस, ठीक है। ऑल इंडिया रिपोर्ट 1963 का केस है, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, एससी मतलब सुप्रीम कोर्ट। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या हेल्ड किया है कि जो स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन है वो लीगल पर्सन है और वो इंडिया की सिटीजन नहीं है, लेकिन वो एक्ट करेगी तो नेचुरल पर्सन के थ्रू ही करेगी, ठीक है। फर्दर ये बोला गया है कि जो कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं, जैसे राइट टू इक्वालिटी हो गया या राइट टू फ्रीडम हो गया, ये सिर्फ नेचुरल पर्सन ही इंजॉय कर सकता है। इसलिए कंपनी को स्पेसिफिकली एक्सक्लूड किया गया है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल को सिटीजनशिप से एक्सक्लूड किया गया है। ये केस है, आपको ये बनना चाहिए। देन बारी आती है, क्या कंपनी की नेशनैलिटी या रेसिडेंस है? तो जैसे हम सिटीजनशिप की बात करें तो माना गया हाँ कंपनी जो है वो सिटीजन नहीं है, बट क्या नेशनैलिटी कंपनी की है या उसका डोमिसाइल या रेसिडेंस है? तो जवाब है हाँ बिल्कुल है। जहाँ कंपनी रजिस्टर्ड होती है उसको वहाँ की ही नेशनैलिटी माना जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज इंडिया में कंपनी बन रही है तो कौन से लॉ में बन रही है? इंडियन कंपनीज एक्ट
2013 में ही बन रही है, तो ये माना जाएगा क्योंकि इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 में बन रही है, तो हम इस कंपनी की नेशनैलिटी क्या मानेंगे, इंडियन कंपनी ही मानेंगे। तो हमारा लॉ ये कहता है कि बेसिकली कंपनी सिटीजन तो नहीं है, बट उसकी एक नेशनैलिटी है, उसका एक डोमिसाइल है, उसका एक रेसिडेंस है, ठीक है। तो इस पर केस है गैस वर्सेस इंडियन रेवेन्यू कमिश्नर। इसमें ये बोला गया कि लिमिटेड कंपनी जो है अपना डोमिसाइल, डोमिसाइल का मतलब होता है सिचुएशन या एड्रेस, ठीक है, खुद का उसका एड्रेस होता है, और वो डोमिसाइल या एड्रेस उसका प्लेस ऑफ रजिस्ट्रेशन होता है, उसी जगह पर वो एग्जिस्टेंस में आई है। तो इस हिसाब से ये माना जाता है कि बिल्कुल आप क्या है कंपनी को नेशनैलिटी दे सकते हो। इट वाज सजेस्टेड दैट अ बॉडी कॉर्पोरेट हैज नो डोमिसाइल। इट इज क्वाइट ट्रू दैट अ बॉडी कॉर्पोरेट कैन नॉट हैव अ डोमिसाइल in the sense as an individual, but by analogy with a natural person, the attribute of residence, domicile and nationality can be given to a body corporate। ठीक है, ये लैंग्वेज को अगर मैं साधारण भाषा में बताऊं तो कंपनी तो कहीं भी शिफ्ट की जा सकती है, बट नॉर्मली बोला जाए तो कहीं तो रजिस्टर्ड हुई है ना, जैसे इंडियन कंपनीज एक्ट में। तो आप बोल सकते हो डोमिसाइल कहाँ का है, इंडिया का है, तो कहाँ की कंपनी है, इंडिया की कंपनी है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट, कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जहां पर लाइबिलिटी जो होती है वो लिमिटेड होती है। लाइबिलिटी लिमिटेड होने का मतलब आपने जितना कंट्रीब्यूट किया है केवल आपको उतना ही रुपए पे करना है, उसे 1 रुपए भी ज़्यादा पे नहीं करना है। जैसे आप कोई भी कंपनी का जब नाम देखोगे, जैसे नाम है ABC, तो हमेशा आगे लिमिटेड वर्ड लिखा होगा। ये लिमिटेड क्या डिनोट करता है कि जो लाइबिलिटी है कंपनी की वो क्या है, लिमिटेड है। कंपनी की लाइबिलिटी लिमिटेड होने का मतलब ये है कि जैसे अगर मैं कहता हूँ कि मैं मिस्टर एक्स हूँ, मैंने कंपनी में अगर 10,000 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया है, 10,000 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया है, तो मेरी लाइबिलिटी सिर्फ 10,000 रुपीज़ तक है, या उस अमाउंट तक है जो मैंने अनपेड किया है, अभी पे नहीं किया है। फॉर एग्जाम्पल आउट ऑफ 10,000 अगर मैंने 6,000 पेड कर दिया था, तो मुझसे ज्यादा से ज्यादा और कितना मांगा जा सकेगा, जितना मेरा अनपेड अमाउंट है, 4,000। अब आप देखोगे ना तो बाकी बिजनेसेस में पॉसिबल नहीं है। जैसे अगर आप बोलोगे सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, अगर आप कहते हो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, तो उसमें क्या होता है, सारा प्रॉफिट आपका होता है। जैसे अब मैं लिखता हूँ, देखो, सोल प्रोप्राइटरशिप, या मैं लिखता हूँ पार्टनरशिप। इन बिजनेसेस में क्या होता है, होल प्रॉफिट आपका होता है, सारा प्रॉफिट आपका है। तो जब लॉसेस होते हैं तो इसमें से क्या होता है, पहले बिजनेस से लॉस को सेट किया जाता है, फिर भी फुलफिल ना हो पाए तो पर्सनल प्रॉपर्टी से किया जाता है, क्योंकि ये बिजनेस और आप सेम हो। लेकिन जब आप एक कंपनी बनाते हो तो आप कंपनी का बस एक हिस्सा हो, आपको होल प्रॉफिट ना मिलकर पार्ट ऑफ प्रॉफिट मिलता है, जिसको डिविडेंड कहते हैं, जिसे डिविडेंड कहा जाता है। ठीक है, पहले तो इस बात को दिमाग में बिठा लो आप, डिविडेंड कहा जाता है, ठीक है। अब क्योंकि पार्ट ऑफ प्रॉफिट मिल रहा है, तो उसी सिचुएशन में जब लॉस होता है तो आपका लॉस को सिर्फ एक पार्ट आपको पे करना होता है, इसलिए आपकी लायबिलिटी को लिमिटेड माना जाता है, आपसे पर्सनली कुछ नहीं मांगा जाएगा। ठीक है, अब सवाल ये कि लायबिलिटी लिमिट कैसे हो। तो ये जो लायबिलिटी है वो दो तरह से लिमिट की जा सकती है। एक हो सकता है लिमिटेड बाय शेयर्स, और दूसरा हो सकता है लिमिटेड बाय गारंटी, लिमिटेड बाय गारंटी। तो जब हम इस कंसेप्ट पे आते हैं लिमिटेड बाय शेयर्स के, तो इसमें आपको समझ लेना होता है कि शेयर है क्या। तो शेयर्स बेसिकली कॉमन यूनिट्स हैं, किसी ने छुआ और देखा नहीं है, इनटेंजिबल है, पर यूनिट्स है, इन विच कैपिटल ऑफ कंपनी इज डिवाइडेड, कैपिटल ऑफ कंपनी इज डिवाइडेड, जिसमें कंपनी का कैपिटल क्या होता है, डिवाइड होता है। जैसे क्या होता है, अगर नॉर्मल बिजनेस है, अगर कोई भी नॉर्मल बिजनेस है, तो इसमें क्या होता है, कम लोग इन्वॉल्व होते हैं, तो हम एक लमसम अमाउंट एज एन इन्वेस्टमेंट दे सकते हैं। जैसे कितने लोग इन्वेस्ट करेंगे, 1 लोग, 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग, तो सबने 1 लाख, 2 लाख, ऐसा ऐसा पैसा लगा दिया। लेकिन जब आप कंपनी चलाते हो तो कंपनी में क्या है, आपको वाइड कवरेज मिलता है, मतलब इसमें लॉट्स ऑफ पर्सन आकर क्या कर सकते हैं, पैसा लगा सकते हैं, कोई लिमिट ही नहीं है। तो इसलिए क्या किया जाता है, इसमें पूरे कैपिटल को
जो भी पैसा इन्वेस्ट होने वाला है उनको यूनिट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे एक शेयर को मैं कॉमन डिनोमिनेशन देता हूँ, जैसे 100 रुपये, आप इसे 50 भी रख सकते हो, 10 रुपये भी आपकी चॉइस है। तो मैं बोलता हूँ मेरा एक शेयर 100 रुपये ईच का है, ये 100 रुपये ईच इसकी फेस वैल्यू है। फेस वैल्यू मतलब कोई भी जब बाहर का पर्सन देखेगा तो उसको पता लगेगा कि इस कंपनी में अगर पैसा लगाना है तो मुझे 100 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से लगाना है। तो अब एक ऑर्डिनरी लेमैन आया अजय नाम का, अगर उसको इस कंपनी में पैसा लगाना है तो उसको क्या करना होगा, शेयर खरीदने होंगे। उसको देखते ही पता है एक शेयर 100 रुपये का है। तो यदि उसने 5,000 शेयर खरीदे हैं तो एक शेयर की फेस वैल्यू कितनी थी, 100 रुपये थी। तो ये माना जाएगा जब उसने 5,000 शेयर खरीदे और एक शेयर 100 रुपये का था तो टोटल उसका इन्वेस्टमेंट कितना हुआ कंपनी में, 5,00,000 रुपए हुआ। तो अब क्या होगा, इसने 5,000 शेयर खरीदे, 100 रुपये का एक शेयर, इसने 5,00,000 रुपए लगाया। तो किसी भी सिचुएशन में अजय को केवल 5,00,000 रुपए ही देना है। अब सपोज करो इसने से मान लो इसने ऑलरेडी जो है, मैं बोलता हूँ 60 रुपए के हिसाब से 100 रुपए में से 60 रुपए दे दिया है। तो इसने 5,000 शेयर पे कितना रुपए दे दिया, 60 रुपए दे दिया, मतलब इसने 3,00,000 रुपए दे दिया है। तो अब कंपनी में करोड़ों का भी नुकसान क्यों ना हो जाए, इससे सिर्फ कितना रुपए और मांगा जा सकता है, जो इसका जो बचत 40 रुपए है केवल वही मांगा जा सकता है, मतलब 2,00,000 रुपए और मांगा जा सकता है, उससे ज्यादा नहीं मांगा जा सकता। तो कंपनी में यार पैसा लगाने का जो बेसिक तरीका है वो शेयर ही है। पूरे कैपिटल को क्या किया जाता है, यूनिट्स में डिवाइड करा जाता है, यूनिट को एक वैल्यू दी जाती है जो कॉमन वैल्यू होती है। अब किसी को भी पैसा लगाना है उस वैल्यू के हिसाब से उन्हें शेयर्स खरीदने होंगे। जितने का पैसा पे कर दिया वो बढ़िया है, और जितना बचा है आपको सिर्फ उतना ही देना है, उससे ज्यादा नहीं देना है। अच्छा, लिमिटेड बाय गारंटी का मतलब क्या होता है, तो इसमें एक पर्सन जो है वो कंपनी से मान लो एक लीगल रिलेशनशिप में एंटर कर रहा है या कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहा है, और कंपनी को ये कहता है या ये गारंटी देता है कि जब भी कंपनी में कोई कंटिजेंसी मतलब सबसे बड़ी कंटिजेंसी क्या हो सकती है, वाइंड अप हो सकता है। तो उस सिचुएशन में वो अमाउंट जो बोला है वो देगा, लमसम अमाउंट वो देगा। तो जैसे मैं बोलता हूँ कि कंपनी के साथ मैं कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया और कंपनी को बोला कि आप क्या कभी भी कोई कंटिजेंसी आएगी तो मैं 5,00,000 रुपए दूंगा ही दूंगा। तो अब जब कंटिजेंसी आएगी तो कंपनी का कितने का भी नुकसान क्यों ना हो, मेरे से कितना मांगा जा सकेगा, सिर्फ 5,00,000। तो आपको याद रखना है लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, मतलब आप जितना इन्वेस्ट करो आपको उतना ही पे करना है। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट बाय शेयर करे हो तो जितना शेयर पे पैसा भी बकाया है या नहीं दिए हो उतनी आपकी लाइबिलिटी है, और बाय गारंटी में जितना अमाउंट आपने गारंटीड किया था कि कंटिजेंसी की सिचुएशन में आप पे करने को तैयार हो फिर उतना पे करना है ना। ये बात आपको भूलनी नहीं है, और इसको बहुत अच्छे से आपको क्या करना है, याद रखना है। आई होप अभी तक आपको चैप्टर समझ आ रहा है, चैप्टर को समझने में आपको एक पैसे की दिक्कत नहीं है। अब देखो आपको यहाँ पे मैं लाइन पढ़ के दिखा देता हूँ, इसको थोड़ा और जूम कर देता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए किसी प्रकार की, है ना। तो देखो क्या लिखा हुआ है, द कंपनी बीइंग अ सेपरेट पर्सन इज द ओनर ऑफ इट्स एसेट एंड बाउंड बाय इट्स लायबिलिटी। द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर as a shareholder extend to the contribution to the capital of the company up to the nominal value of share held and not paid by him। not paid by him मतलब मैंने आपको एग्जांपल दे दिया था ना, यहाँ पर क्या एग्जांपल दिया था कि भाई अजय का कितना रुपए देना बचा, 2,00,000, तो उससे सिर्फ कितना मांग सकते हो, 2,00,000, उससे ज्यादा मांग नहीं सकते। member even as a whole are neither the owner of the company's undertaking nor liable for its debt। ठीक है, आप पूरी कंपनी के मालिक नहीं हो तो आपको पूरी डेब्ट भी नहीं चुकानी है। In other words, a shareholder is liable to pay the balance if any due on the share held by him when called upon to pay, and nothing more, even if the liability of the company exceeds its assets। कंपनी की liability अगर एसेट से ज्यादा भी हो गई है तो आपने जितना कंट्रीब्यूट किया आपको सिर्फ उतना ही पे करना है, उससे ज्यादा पे नहीं करना है। ये कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है। हाउएवर इसके कुछ एक्सेप्शंस है जहां पे आपकी लाइबिलिटी को ये मान लिया जाता है कि वो अनलिमिटेड हो जाती है और आपको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी में से भी पे करना पड़ जाता है। ऐसा कब होता है, तो जब कंपनी को फॉल्स इंफॉर्मेशन देकर या इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन देकर बनाया गया। तो बनाने वाला कौन था, इनिशियली प्रमोटर था। तो नॉर्मली ये माना जाएगा कि जो भी पेनल्टी लगेगी वो प्रमोटर को आउट ऑफ हिज ओन पॉकेट पे करनी होगी। सेकेंड थिंग, जब कंपनी का वाइंड अप हो रहा है,
ठीक है, और ये अपीयर होता है कि कंपनी का बिजनेस कुछ इस तरह से चल रहा था कि क्रेडिटर्स को धोखा दिया जा सके या और किसी फ्रॉड्यूलेंट पर्पस के लिए चल रहा था, तो ये माना जाएगा कि जितनी भी लाइबिलिटी बनती है दोषियों को, मतलब जो लोग गिल्टी थे उनको पे करनी होगी। थर्ड, अगर आपने कंपनी का रजिस्ट्रेशन एज एन अनलिमिटेड कंपनी कराया, मतलब पहले से ही आपका इंटेंशन ये था कि मेंबर्स को लॉस होने की सिचुएशन में पर्सनली भी पे करना पड़ सकता है। नेक्स्ट, जहां पर ये प्रूव हो जाता है कि प्रोस्पेक्टस प्रोस्पेक्टस क्या एक डॉक्यूमेंट है जिसे पब्लिक को इनवाइट किया जाता है शेयर परचेज करने के लिए। प्रोस्पेक्टस जो इशू किया गया वो इसलिए ताकि जो एप्लीकेंट्स है, जनरल पब्लिक है, उनको धोखा दिया जा सके, मतलब लुभावने सपने तो दिखा दिए गए पर पैसा खाने के मूड में कंपनी, तो कंपनी को पूरा पैसा वापस करना होगा। वैसे ही अगर कंपनी ने पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट किया है और वो रीपे नहीं कर रही है या इंटरेस्ट पे नहीं कर रही है, तो जितना भी पैसा बनता है सब पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट थिंग, जब गवर्नमेंट की तरफ से अपॉइंटेड इंस्पेक्टर एक रिपोर्ट बनाता है कि कंपनी में फ्रॉड हुआ है, और इस फ्रॉड के कारण बेसिकली क्या है, जो कंपनी का डायरेक्टर है या की पर्सनल मतलब टॉप ऑफिसर है, उन्होंने कोई अनड्यू एडवांटेज लिया है, तो इस सिचुएशन में जिन्होंने भी अनड्यू एडवांटेज लिया है उनके ऊपर लाइबिलिटी आएगी ही आएगी। तो ये एक्सेप्शंस बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसको अपने को थोड़ा सा ना फोकस करके अच्छे से करना रहेगा, ध्यान रखना। ठीक है, देन बारी आती है नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक की, जो होता है परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन मतलब कंटिन्यूअस लाइफ होता है। ठीक, हम तो ये बात समझ गए कि कंपनी जैसे आपने जब रजिस्टर्ड कराई तो लीगल एंटिटी है, लीगल एंटिटी, और हम जो लोग हैं वो नेचुरल पर्सन है, हम कंपनी से किसी भी पोजीशन में जुड़ पा रहे हैं, तो हमारे आने जाने से कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता। इट इज क्रिएटेड बाय लॉ, इसको बनाया किसने है, लॉ ने बनाया है, तो इसको एंड भी कौन करेगा, लॉ एंड करेगा। हमारे मतलब नेचुरल पर्सन के जीवित रहने से या फिर मर जाने से कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या होता है, कंपनी में मेंबरशिप टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है और इससे कंपनी की कंटिन्यूटी पे कोई असर नहीं पड़ता है। कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है या सेपरेट लीगल पर्सन है, और अगर किसी मेंबर की डेथ हो जाती है, वो हट भी जाता है, तब भी कंपनी में कोई चेंज नहीं आएगा। इस पर प्रोफेसर एल सी बी गोवर ने ये मेंशन किया है कि मेंबर में कम एंड गो, लोग आएंगे लोग जाएंगे, बट कंपनी कैन गो ऑन फॉर एवर। ठीक, एक वॉर के समय कंपनी के सारे मेंबर मर गए, ठीक है, सारे मेंबर मर गए, तो क्या कंपनी खत्म हो गई, नहीं भाई, कंपनी तो जिंदा है ना, लॉ बुक्स में तो आज भी है, तो उसको खत्म करेगा तो लॉ ही खत्म करेगा। आंधी है, तूफान है, परमाणु बम गिर जाए, कंपनी खत्म नहीं होती। ठीक है, तो इससे आपको अलग अलग तरह के क्वेश्चन आता है, मान लो सारे डायरेक्टर मर गए या सारे शेयर होल्डर मर गए, तो क्या कंपनी बंद हुई, तो जवाब है बंद नहीं हुई है, ये याद रखना। ठीक है, देन कंपनी की प्रॉपर्टी सेपरेट होती है। देखो, कंपनी लीगल पर्सन है, एंटायरली अपने मेंबर से डिस्टिंक्ट है, अलग है, तो कंपनी अपने नाम से ही प्रॉपर्टीज एक्वायर कर सकती है और सेल भी कर सकती है। अगर कोई पर्सन ये बोलता है कि मैं कंपनी की प्रॉपर्टी का फायदा पर्सनली उठा लूंगा, तो वो नहीं उठा सकता। कंपनी का कोई भी मेंबर ये क्लेम नहीं कर सकता कि कंपनी की प्रॉपर्टी उसकी प्रॉपर्टी है। भाई, कंपनी की प्रॉपर्टी कंपनी की है, आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी अलग है। ठीक है, ये बात आपको नहीं भूलनी है। इवन एक मेंबर का कोई इंश्योरेबल इंटरेस्ट भी नहीं है, मतलब वो कंपनी की प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस अपने नाम से नहीं करा सकता। इंश्योरेंस होगा तो कंपनी के नाम से ही होगा, जो बेनिफिट आएगा वो कंपनी के मेंबर्स में बटेगा, पर्सनली कोई मेंबर नहीं उठा सकता। इसमें केस हुआ है एक बचा एफ गुजर वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स बॉम्बे, ऑल इंडिया रिपोर्ट 1955, सुप्रीम कोर्ट, स्केड्यूल नंबर या वॉल्यूम नंबर 74 में केस दिया हुआ है। ठीक है, इसमें क्या था, बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि एक टी कंपनी थी, ठीक, उसका जो इनकम थी उसको 60% क्या था, एग्जम्पशन मिल रहा था क्योंकि एग्रीकल्चरल लैंड में था। लेकिन आपको ये याद रखना है, ये एग्जम्पशन कंपनी को मिलेगा, उसके किसी शेयर होल्डर को ये एग्जम्पशन जो है वो नहीं मिल सकता। सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑब्जर्व किया यहाँ पर कि शेयर होल्डर जो है कंपनी में मिलने वाले टैक्स का छूट का फायदा अपनी पर्सनल इनकम में उठाना चाह रहे थे,
तो इस पर साफ साफ ये बोल दिया गया कि भाई कंपनी की प्रॉपर्टी अलग है, आपकी प्रॉपर्टी अलग है। कंपनी की प्रॉपर्टी का आप फायदा या एग्जेम्पशन अपने पर्सनल इनकम टैक्स में नहीं ले सकते, पर्सनल टैक्स रिटर्न में नहीं ले सकते। आपको ये बात ध्यान रखनी है, भूलना नहीं है। कंपनी का नेक्स्ट फीचर है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। जैसा कि मैंने बताया, कंपनी का कैपिटल जो है पार्ट में डिवाइडेड है, जो शेयर कहलाता है। अब ये माना जाता है कि शेयर एक गुड्स के समान है जो फ्रीली ट्रांसफरेबल है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना, और आप बिल्कुल चाहें तो अपने शेयर्स को किसी और को ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक, इसको लेकर सेक्शन 44 जो है कंपनीज एक्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शंस में से एक है। सेक्शन 44 जो है कंपनीज एक्ट का, वो कहता है कि जो बेसिकली शेयर्स होते हैं जो मेंबर हेल्ड करते हैं, वो मूवेबल प्रॉपर्टी की तरह है, और वो बिल्कुल एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसफर हो सकते हैं उस मैनर में जैसे आर्टिकल में प्रोवाइड किया गया। कहने का मतलब ये है कि यदि आप पब्लिक कंपनी चला रहे हो, तो पब्लिक कंपनी तो ऐसी है कि जिसमें कोई भी आके इन्वेस्ट कर सकता है, तो यहाँ शेयर फ्रीली ट्रांसफरेबल है, इनके आर्टिकल में लिखा होता है, मतलब जिसको मन करे आप बेच सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर आपकी एक प्राइवेट कंपनी है, तो प्राइवेट कंपनी है तो कुछ चुनिंदा ही शेयर होल्डर होंगे, तो इसमें ये माना जाता है कि जो शेयर ट्रांसफर है वो रिस्ट्रिक्टेड होता है। रिस्ट्रिक्टेड होने का मतलब ये है, ट्रांसफर तो हो सकता है, पर अगर किसी रीजन के कारण बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिफ्यूज कर दे तो शेयर ट्रांसफर को रोका भी जा सकता है। देन आता है कैपेसिटी टू स्यू एंड बी स्यूड। कंपनी क्योंकि एक कॉर्पोरेट बॉडी है, एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, बार बार देखो एक ही चीज आपके सामने आएगी, सेपरेट लीगल एंटिटी, तो बिल्कुल कंपनी किसी पर स्यू मतलब केस डाल भी सकती है और कंपनी पर केस हो भी सकता है। तो टू स्यू का क्या मतलब है, किसी पर्सन के अगेंस्ट कोर्ट ऑफ लॉ में लीगल प्रोसीडिंग चालू कर देना। सिमिलरली कंपनी के अगेंस्ट भी लीगल प्रोसीडिंग चालू हो सकती है। ठीक है, इसमें केस है टीवीएस एम्प्लॉय फेडरेशन वर्सेस टीवीएस एंड सन्स लिमिटेड। तो यहाँ पर क्या था, जो एम्प्लॉयज थे उन्होंने कंपनी के बारे में कुछ डिफेमेटरी मटेरियल निकाल दिया, और ये कैसेट्स को उन्होंने क्या किया, हर जगह सप्लाई कर दिया, बंटवा दिया। तो जो कंपनी है उन्होंने क्या अपनी एम्प्लॉय फेडरेशन पर केस डाल दिया कि बेसिकली आपने कैसे हमारा क्या किया है, डिफेमेशन किया है। तो इससे बात समझ आती है कि कंपनी बराबर केस कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्चुअल राइट की बात करते हैं। तो हाँ बिल्कुल, कंपनी जैसा अगेन लीगल एंटिटी है और अपने मेंबर से डिफरेंट है, तो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकती है, जो वो बिजनेस कर रही है उस हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। ठीक है, एक शेयर होल्डर जो है पर्सनली कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकता, जो भी कॉन्ट्रैक्ट बनेगा वो किसके नाम से बनेगा, कंपनी के नाम से बनेगा। तो क्योंकि कंपनी के नाम से कॉन्ट्रैक्ट बना है तो केस भी होगा तो कंपनी के ऊपर होगा, शेयर होल्डर पर पर्सनली केस नहीं कर सकते आप। नेक्स्ट, कंपनी का एक लिमिटेशन है। लिमिटेशन ये होता है कि कंपनी जो भी एक्टिविटी कर सकती है सिर्फ वही कर सकती है जो उसके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा होता है। नॉर्मली कंपनी में दो बेसिक डॉक्यूमेंट होते हैं, एक का नाम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है, दूसरे का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है। मेमोरेंडम में क्लॉज होता है जिसको ऑब्जेक्ट क्लॉज बोलते हैं। कंपनी केवल वही काम कर सकती है जो ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा हुआ है। ठीक है, उसके अलावा अगर वो कोई काम करेगी तो उसको बियॉन्ड द अथॉरिटी माना जाता है, मतलब उसकी अथॉरिटी में है ही नहीं, और फिर वो ऐसे काम नहीं कर सकती। और यदि वो ऐसे बियॉन्ड द अथॉरिटी वाले वर्क करना भी चाहे, बियॉन्ड द अथॉरिटी वाले वर्क करना भी चाहे, तो उसे अल्ट्रा वायर्स कहेंगे, और ऐसे एक्ट वॉइड होते हैं, मतलब कंपनी इन काम को नहीं कर सकती। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी का नाम है शुभम ट्रांसपोर्ट लिमिटेड। अब नाम से ही समझ आ रहा है कंपनी किस बिजनेस में इन्वॉल्व है, ट्रांसपोर्टेशन की। लेकिन कंपनी एक कॉन्ट्रैक्ट करती है इवेंट मैनेजमेंट का। सवाल ये कैसे करेगी, एक लिमिटेशन है ना भाई, मेमोरेंडम में लिखा ट्रांसपोर्टेशन का वर्क कर सकते हो, तो आपको तो वही वर्क करना होगा ना, कोई ध्यान रखिए। देन कंपनी का मैनेजमेंट सेपरेट है। नॉर्मली क्या होता है कि जैसे जब कंपनी रजिस्टर्ड होती है तो उसके जो ओनर्स होते हैं वो मेंबर या शेयर होल्डर होते हैं, वो सारा प्रॉफिट डिराइव करते हैं। ठीक, बट कंपनी को चलाने के लिए वो कुछ एफिशिएंट लोगों को रखते हैं जिन्हें डायरेक्टर्स बोला जाता है, और उन डायरेक्टर्स का कलेक्टिव नेम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहलाता है। कंपनी की जो डे टू डे की जो डिसीजन मेकिंग होती है उनको ये डायरेक्टर्स ही मैनेज करते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा।
नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, कंपनी वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ प्रॉफिट है। कंपनी में जो भी वर्क हो रहा है प्रॉफिट कमाने के लिए हो रहा है, और जब ये प्रॉफिट होता है तो इसको पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, और जो डिवीजन होता है उसे डिविडेंड कहते हैं। ठीक है। सिर्फ एक सेक्शन 8 कंपनी ऐसी कंपनी होती है जो नो प्रॉफिट मोटिव से काम करती है, मतलब चैरिटेबल पर्पस के लिए काम करती है। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा, दिक्कत नहीं गई होगी। देन क्या कंपनी का एग्जिस्टेंस खत्म हो सकता है? तो कंपनी नेचुरल डेथ तो नहीं मर सकती। लॉ ने क्रिएट किया है तो खत्म करने का काम भी कौन करेगा? लॉ करेगा। नॉर्मली अगर कंपनी के एग्जिस्टेंस को खत्म करना है तो उसका एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस को वाइंड अप कहा जाता है। ठीक है। तो कई बार क्या होता है, जैसे आपको लगता है कि वाइंड अप नहीं करना है, कंपनी को आगे कैरी करना है, तो कुछ स्ट्रेटर्जीज आप अपना सकते हो, जैसे रीऑर्गेनाइजेशन, रिकंस्ट्रक्शन या अमालगमेशन। कहने का मतलब है अपनी एसेट लायबिलिटी को दूसरी कंपनीज के साथ मिला देना। तो आई होप आपको ये सारे फीचर समझ आ गए होंगे। आज का लेक्चर फीचर्स पर है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कंपनी का बाकी पार्टनरशिप, बाकी बिजनेसेस से डिफरेंस क्या है और कॉर्पोरेट व्हील क्या होती है। तो आज का लेक्चर बस इतना ही है। थैंक यू सो मच।